नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं नेशनल इनकम। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा जी, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो बेटा जी, भारत में राष्ट्रीय आय है, इसके आंकड़ों का संकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा। थोड़ा ध्यान रखने की बात है बेटा, पहले सीएसओ हुआ करता था, पर अब आपको पता है सीएसओ और एनएसएसओ दोनों का नाम एक करके क्या कर दिया? एनएसओ कर दिया। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसका नाम कर दिया गया है। तो एनएसओ के द्वारा आप देखेंगे तो आज के संदर्भ में राष्ट्रीय आय के आकलन करने का काम है वो किसका है? एनएसओ का है। एनएसओ। अगर ये प्रश्न दिया हुआ है और आपको पेपर में एनएसओ नहीं दिया, सीएसओ अगर विकल्प में दिया तो फिर उत्तर सीएसओ करना है, क्योंकि पहले ये काम सीएसओ का ही होता था। 23 मई 2019 को बेटा एनएसएसओ और सीएसओ दो सांख्यिकी संगठन थे, जिनको मिलाकर के एक ही नाम कर दिया गया, वो है एनएसओ। एनएसओ। तो ध्यान रखना, आज के संदर्भ में तो उत्तर होगा एनएसओ, और एनएसओ दिया ही नहीं है तो फिर उत्तर होगा सीएसओ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2, आर्थिक विकास के माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर माप है? तो देखिए, आर्थिक विकास का माप जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास का माप नहीं है। राष्ट्रीय आय भी बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए, और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार भी होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ, केवल रोजगार, निर्यातों का आकार, ग्रामीण उपभोग, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास का माप होता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में किस अनुपात में वृद्धि हुई है। ये एक देश के आर्थिक विकास का बेटा मापदंड होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा वो होगा डी, कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है, ये आर्थिक विकास का बेहतरीन माप होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो बेटा 3 क्षेत्र आप देख रहे हैं, सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है। आपको पता है कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आप देखें तो भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 53.04% है। 53.04% है। उद्योगों की, आपकी कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आप देखें तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी तो केवल 18.76% है। 18.76% हैं। तो बेटा जी आप देखें, उद्योगों की हिस्सेदारी आप देखें तो देखो 53 और 18 को आप जोड़िए तो 53 और 18 कितने हो गए? ये हो गए 53 और 18 आपके 71, 71.80 हो गया। तो बाकी आपका बचता है 27.2। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो बेटा किसकी रही है? सेवा क्षेत्र की रही है। और सेवा क्षेत्र की कितनी है? सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो बेटा जी कितनी रही है? सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.04% रही है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है, क्योंकि सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बेटा संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, भारत में 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति है, इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महानोबिस को। प्रकाश चंद महानोबिस हैं, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो उत्तर होगा इसमें बी,
पीसी महानोबिस। फिर प्रश्न संख्या 5 आप देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जीएनपी और जीडीपी में किसका अंतर होता है। बेटा आपको मैंने पढ़ा रखा है जीएनपी कौन सा है, नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। और जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और आपको मैंने बता रखा है कि घरेलू और राष्ट्रीय के बीच जो अंतर होता है वो एनएफआईए का होता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो किसका होता है, एनएफआईए। अगर जीएनपी में से एनएफआईए घटाते हो तो जीडीपी बनता है। और एनएफआईए को हिंदी में क्या कहते हैं, एनएफआईए को हिंदी में कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो उत्तर क्या होगा बेटा, इसमें उत्तर होगा डी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इनका अंतर है वो जीएनपी और जीडीपी के बीच में होता है। नेक्स्ट आप प्रश्न संख्या 6 देखिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध है वो किससे है। बेटा हिंदू वृद्धि दर का संबंध है वो राष्ट्रीय आय से है, ध्यान रखना। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है। दोस्तों ध्यान रखना, 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में जो 3.5% की वृद्धि हुई उसको प्रोफेसर राजकृष्णन ने बेटा वो हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में जो 3.5% की वृद्धि हुई थी उसी को प्रोफेसर राजकृष्णन ने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। अगली चीज आप देखिएगा, उपभोग प्लस बचत किसके बराबर है। ये प्रश्न भी आपका कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है, कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उपभोग और बचत किसके बराबर होती है। तो उपभोग और बचत बेटा खर्च योग्य आय के बराबर होती है। उपभोग आय या खर्च योग्य आय के बराबर होती है। बेटा आपको खर्च योग्य आय को अपन कहते हैं पीडीआई, ध्यान आ रहा होगा आपको, पीडीआई। और पीडीआई के 2 सूत्र बताए थे। एक तो बताया था मैंने पीडीआई बराबर पीआई माइनस डीटी, यानी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स है उसको क्या कर दो, घटा दो। और या मैंने बताया था पीडीआई बराबर सी प्लस एस। सी क्या है, कंजप्शन है, और एस क्या है, सेविंग है। तो सी उपभोग है और एस क्या है, बचत है। उपभोग और बचत को जोड़ते हो तो ये कौन सी खर्च योग्य आय या उपभोग योग्य आय है वो बन जाती हैं। तो बेटा यहाँ उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। तो साधन लागत का मतलब क्या हो गया, एनएनपीएफसी, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय किसको मानते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी को मानते हैं। तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दो, अप्रत्यक्ष कर हैं वो जोड़ दो, अनुदान जोड़ दो, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, एनएनपीएफसी निकालना होता है तो बेटा एनएनपीएमपी हैं। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स तो घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और सब्सिडी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आपको कहीं पर भी फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखिए यहाँ अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ रहा, अनुदान भी जुड़ रहा, तो गलत है। यहाँ इसके आगे एनएनपी एमपी और कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। यानी एनएनपी मार्केट प्राइस है, इसमें आपने अप्रत्यक्ष करों को तो क्या कर दिया, घटा दिया, और सब्सिडी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर होगा इसमें वो डी होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया है, कहीं पर भी आपको मार्केट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो बेटा मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स तो घट रहा है और सब्सिडी क्या कर रही है, जुड़ रही है। उत्तर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ती है।
प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ती है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि की दर है वो कम हो। प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी? यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर कम हो तो बेटा राष्ट्रीय आय क्या करती है? बढ़ेगी। तो देखते हैं, जीएनपी जनसंख्या की तुलना में धीमी गति से बढ़े तो गलत है। जीएनपी अगर धीमी गति से बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, पीसीआई कम होगी, तो ये तो गलत है। जीएनपी और जनसंख्या दोनों समान गति से बढ़े तो इसमें पीसीआई स्थिर रहेगी, पीसीआई वो स्थिर रहेगी। जीएनपी जनसंख्या की तुलना में अधिक बढ़े, बिल्कुल सही बात है। अगर जीएनपी में वृद्धि की दर है वो जनसंख्या की अपेक्षा अधिक अनुपात में बढ़ रही है, जनसंख्या की अपेक्षा जीएनपी में जो वृद्धि हो रही है वो अधिक अनुपात में हो रही है, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय अपने आप क्या करेगी? बढ़ेगी। तो बेटा उत्तर कौन सा होगा? वो होगा सी। फिर प्रश्न संख्या आप देखें 10, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस रीति के द्वारा की जाती है? तो बेटा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मेनली जो विधि काम में ली जाती है वो उत्पाद और आय विधि काम में ली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मेनली जो विधि काम में ली जाती है वो उत्पाद और आय विधि काम में ली जाती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें राष्ट्रीय आय की गणना की वे विधि का प्रयोग भी होता है। ज़्यादातर जो काम में ली जाती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में आप देखो तो उत्पाद विधि है, औद्योगिक क्षेत्र में देखो तो उत्पाद विधि है, और सेवा क्षेत्र में आप देखो तो कौन सी है? आय विधि है। तो उत्पाद और आय विधि का प्रयोग ज़्यादातर होता है, तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट है एनएनपी बराबर है, यानी एनएनपी कब बनेगा? एनएनपी बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और नेट कब निकलता है? आपको मैंने बता रखा है कि नेट तभी निकलेगा जब ग्रोस में से आप मूल्यह्रास को घटा दो। ग्रोस में से मूल्यह्रास को घटा देते हो तो नेट निकलता है। तो देखिए एनएनपी का सूत्र होगा वो होगा एनएनपी बराबर होगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप, और डेप क्या होता है? डेप्रीशिएशन। तो बेटा क्या हो जाएगा? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। उत्तर कौन सा हो गया? सी उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखिए, जीडीपी और एनडीपी के मध्य अंतर का कारण होता है, यानी जीडीपी और एनडीपी इन दोनों के बीच किसका अंतर होता है? तो ग्रोस है, ये नेट है, और ग्रोस और नेट के बीच जो अंतर होता है वो मूल्यह्रास का होता है, डेप्रीशिएशन का होता है। किसका? मूल्यह्रास का अंतर होता है। तो देखिए जीडीपी और एनडीपी के मध्य अंतर किसके कारण होता है? मूल्यह्रास के कारण होता है। उत्तर कौन सा होगा? ये होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, बाजार मूल्यों पर जीएनपी शामिल नहीं करती, यानी इनमें से किनको जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? जीएनपी से जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इनमें किस चीज़ को सम्मिलित नहीं किया जाएगा? अनुदान है, अप्रत्यक्ष कर है, मूल्यह्रास है, शामिल नहीं करती है। अनुदान, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास, वेतन व मजदूरी। तो जीएनपी होता क्या है? जीएनपी होता है बेटा ग्रोस। कौन सा वैल्यू? ग्रोस वैल्यू होता है। और जीएनपी अगर आप निकालते हो तो जीएनपी में सब्सिडी जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी, अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, मूल्यह्रास जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वेतन व मजदूरी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो बेटा जी सब्सिडी है, वो जीएनपी का पार्ट नहीं है। क्यों? आपको मैंने पढ़ा रखा है कि सब्सिडी एक पक्षीय भुगतान है। सब्सिडी एक पक्षीय भुगतान है, और एक पक्षीय भुगतान कोई सा भी हो वो जीएनपी का पार्ट नहीं होता है, उसको जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा बेटा हो ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा हस्तांतरित भुगतान नहीं है? बेटा भुगतान दो प्रकार के होते हैं, एक पक्षीय भुगतान होता है, एक द्विपक्षीय भुगतान होता है। एक पक्षीय को अंतरण या हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं, और एक पक्षीय भुगतान क्या होता है? ऐसा भुगतान जो आपको बिना किसी वस्तु या बिना किसी सेवा के विनिमय के ही मिल जाए। ऐसा भुगतान जिसके लिए आपने न तो कोई वस्तु दी न कोई सेवा की, फिर भी आपको मिल रहा है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे उपहार हो, चाहे सब्सिडी हो।
ये कौन से भुगतान होते हैं? एक पक्षीय भुगतान होते हैं। तो बेटा ये कह रहा है कि इनमें कौन सा एक पक्षीय भुगतान है? बच्चों को दिया जाने वाला जेब खर्च, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान, एक गृहिणी को दिया गया भुगतान। कौन सा हस्तांतरित भुगतान नहीं है? बेटा कौन सा हस्तांतरित भुगतान नहीं है? तो घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान है, वो हस्तांतरित भुगतान नहीं है, द्विपक्षीय भुगतान है। कैसे? नौकर ने आपकी सेवा की इसलिए आप उसको पेमेंट दे रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी को 100, 200, 500, 1000 रुपये खर्च के लिए दे रहे हो, पॉकेट मनी दे रहे हो, तो वो बेटा वो आपका द्विपक्षीय भुगतान नहीं है। आप उसकी सेवा के बदले नहीं दे रहे कि ले ये तेरी तनख्वाह ले। बच्चे को आप जेब खर्च दे रहे हो तो वो आप तनख्वाह नहीं है, वो आपकी तरफ से क्या है? एक पक्षीय भुगतान है। तो ध्यान रखना, घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान वो हस्तांतरण भुगतान नहीं है, ये आपका घटक भुगतान है, ये आपका द्विपक्षीय भुगतान है। तो उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, बाजार भावों पर जीएनपी बराबर है, यानी बाजार भाव का मतलब क्या हो गया? जीएनपी एमपी, यानी जीएनपी एमपी किसके बराबर है? साधन लागत पर जीएनपी, साधन लागत से पूछ रहा है। तो बेटा जीएनपी क्या होती है? अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो जीएनपी जो एफसी है, मार्केट प्राइस कभी भी निकालनी हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और सब्सिडी को क्या करते हैं? घटाते हैं। ये फॉर्मूला बनता है। तो देखते हैं, साधन लागत पर जीएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर सही है, माइनस अनुदान, तो पहला विकल्प सही हो गया। अब देखिए बाकी के सही क्यों नहीं है? साधन लागत पर जीएनपी या अप्रत्यक्ष कर को घटाया जबकि जुड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर है साधन लागत पर जीएनपी अप्रत्यक्ष कर अनुदान, ये भी दोनों घट रहे हैं तो गलत है। साधन लागत पर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, तो ये भी गलत है। उत्तर कौन सा आएगा बेटा? इसमें उत्तर आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? तो अध्यापकों का वेतन है, जुड़ेगा साहब। फिर है कंपनी से प्राप्त लाभांश, जुड़ेगा। सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज, ये नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि जीएनपी में क्या जोड़ेंगे? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होने वाली आय जुड़ती है। ध्यान रखना, विक्रय प्रतिनिधि को दिया गया कमीशन, कमीशन जीएनपी का पार्ट होता है क्योंकि सेवा का परिणाम है। तो बेटा बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज है वो जीएनपी का पार्ट नहीं होता है, इसको आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि अनुत्पादकीय ऋणों पर मिलने वाला ब्याज है वो जीएनपी का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि अंतरण भुगतानों को उन भुगतानों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किए जाते हैं, यानी अंतरण भुगतान का अर्थ पूछ रहा है। अंतरण कह दो, एक पक्षीय कह दो, हस्तांतरण कह दो, बात एक ही है। और मैंने कहा इफ यू गेट एनी थिंग्स विदाउट एनी सर्विस एंड विदाउट एनी प्रोडक्शंस दैट्स कॉल्ड सिंगल साइडेड पेमेंट। अगर आपको ऐसा कोई भुगतान मिल रहा है जो बिना किसी वस्तु के या बिना किसी सेवा के मिल रहा है, न तो आपने कोई वस्तु दी न कोई आपने सेवा की, फिर भी आपको मिल रहा है, उसको एक पक्षीय भुगतान कहा जाता है। तो देखते हैं, देखें, वस्तुओं और सेवाओं के बिना किसी विनिमय के, यानी न तो कोई वस्तु दी न कोई सेवा दी, फिर भी आपको मिल रहा है, वो एक पक्षीय भुगतान है, वो अंतरण भुगतान है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भिन्न होती है। देखिए राष्ट्रीय आय किसको मानते हैं भारत में? एनएनपीएफसी को राष्ट्रीय आय मानते हैं। और देख क्या रहा है? बाजार मूल्यों पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएमपी। और इन दोनों के बीच में अंतर किसका होता है? ये भी एनएनपी है, ये भी एनएनपी है, पर ये मार्केट प्राइस पे है, ये फैक्टर कॉस्ट पे है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो अंतर होता है वो होता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का। तो देखो उत्तर आ गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। उत्तर कौन सा हो गया बेटा? यहाँ सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 19,
बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो बाजार मूल्यों पर, यहां बाजार मूल्य की जगह अपन को साधन लागत करनी चाहिए। साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। किसके बराबर? क्योंकि अभी भी तो पढ़ रहे थे अपन, NNP/FC इक्वल टू क्या होता है? NI। NNP/FC इक्वल टू क्या होता है? NI होता है। तो बेटा उत्तर क्या होगा यहाँ कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक है साहब। अगली चीज, प्रश्न संख्या 20, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ये वही आ गया। तो ये पहले बात तो बाजार मूल्य नहीं है, ये साधन लागत है। ये साधन लागत है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है और राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। उत्तर मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान, भारत में राष्ट्रीय आय, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में किसके सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान लगाने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना बेटा, वो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के सबसे पहले अनुमान लगाया था। और उस समय दादा भाई नौरोजी ने भारत की जो PCI है, प्रति व्यक्ति आय, वो तो 20 रुपये दैनिक अनुमानित की थी, 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी। और भारत की जो NI है, नेशनल इनकम, वो 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, 1868 में लगाया था। उस समय इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी और भारत की राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में समावेश नहीं होता है? यानी राष्ट्रीय आय की जब गणना कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा GNP का पार्ट नहीं होता है? पहला, पत्नीकी सेवाएं, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, पेंशन, उपरोक्त सभी। तो बेटा ध्यान रखना, ये भी एक पक्षीय है, ये भी एक पक्षीय है, ये भी एक पक्षीय है। तो उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, लॉटरी, उपहार, ये सारे एक पक्षीय हैं और ये कभी भी GNP का पार्ट नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय GNP में किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो गृहिणी सेवाएं, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, पहले सेकंड ग्रेड टीचर्स में। गृहिणी सेवाएं, अध्यापक की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, श्रमिक की मजदूरी। तो बेटा वो ध्यान रखना, मैंने बता रखा है कि मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक होती है, दूसरी अनार्थिक होती है। व्यक्ति के ऐसे काम जिसके बदले उसको मौद्रिक प्रतिफल मिलता है वो आर्थिक है, और व्यक्ति के ऐसे काम जिसके बदले उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता वो अनार्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया कोई सी भी वो GNP का पार्ट होती है, अनार्थिक क्रिया GNP का पार्ट नहीं होती है। बेटा गृहिणी की सेवा वो अनार्थिक होती है, क्यों? क्योंकि गृहिणी हैं, अपने माताजी हैं या श्रीमती घर पे काम करती है, उनको कभी पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो पैसों के लिए काम नहीं कर रही, तो गृहिणी की सेवा अनार्थिक है। अध्यापक की सेवा आर्थिक है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, किसके लिए पढ़ा रहा है? पैसों के लिए पढ़ा रहा है। डॉक्टर की सेवा आर्थिक है, डॉक्टर मरीज की देखभाल इसलिए कर रहा है क्योंकि पैसा मिलेगा। श्रमिक मजदूरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगा। तो ये तीनों क्रियाएं हैं वो कैसी है? आर्थिक है। ये तीनों क्रियाएं आर्थिक है, जबकि ये कौन सी है? अनार्थिक क्रिया है। और मैंने आपको पढ़ा रखा, अनार्थिक क्रिया कोई सी भी है तो वो GNP का पार्ट नहीं होती है। उत्तर कौन सा होगा इसमें? ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 कि भारत में राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय अपन पढ़ चुके हैं, NNP/FC के बराबर होती है। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है।
भारत में राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? भारत में राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। यदि साधन लागत पर, ये लागत है बेटा, यदि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 500 करोड़ है, यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद हो गया जीडीपी, एफसी कितना है? 500 करोड़ है, सॉरी 5000 करोड़ है। ये लो। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए ये 500 करोड़ है। ये लो, ये 500 करोड़ ले लिया। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स डीटी है वो 100 करोड़ है, और सब्सिडी है वो 30 करोड़ है। ये तो आपको डाटा दिया है, और कह रहा है तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एमपी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो आपको पता है हमारे पास में दी हुई जीडीपी और पूछ रहा है जीएनपी। अब जीएनपी कैसे निकलता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। जीडीपी कितना है? 5000, एनएफआईए कितना है? 500, कितना हो गया? 5500 हो गया। ठीक है, पर हुआ किस पे ये अभी तक हुआ हमारे को फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे था। फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा आपको मार्केट प्राइस, पूछ क्या रहा मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एमपी और एमपी निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर जो कॉस्ट हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे कितना निकला? 5500। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 100। सब्सिडी कितनी है? 30। तो कितना हो गया बेटा? इसका उत्तर आएगा, वो आएगा 5570। तो उत्तर आएगा 5570 करोड़। तो उत्तर कौन सा आ गया? बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति एनडीपीएफसी है वो 3000 है। ये लो 3000 है। मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन है वो 400 है। ठीक है, ले लिया। परोक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स वो 500 है। ये ले लिया। सब्सिडी है 300 है, सब्सिडी 300 है। तो सकल घरेलू उत्पत्ति क्या होगी? तो सकल घरेलू उत्पत्ति क्या होगी? सकल घरेलू उत्पत्ति जीडीपी। और ध्यान रखना, जीडीपी अगर नहीं दिया हो, कहीं लिखा नहीं हो कि बाजार मूल्य पे या साधन लागत पे, तो ये अपने आप जो होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है। यानी जीडीपी एमपी क्या होगा? जीडीपी एमपी क्या होगा? तो देखिए बेटा, आपको एनडीपी दे रखा है, जीडीपी निकालना है। तो ध्यान रखना, एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी क्या होगा? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपी कितना है? 3000। ये कितना है? डेप्रिसिएशन 400। तो ये तो हो गया 3400। अब ये निकला किस पे? ये फैक्टर कॉस्ट पे निकला है, क्योंकि एनडीपी फैक्टर पे था। चाहिए क्या आपको? जीडीपी एमपी। और एमपी कहीं पर भी निकालना हो तो एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, सब्सिडी को घटाएंगे। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट में कितना आया? 3400। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 500, और सब्सिडी कितनी है? 300। तो 3400 में 500 जोड़ा, कितना हो गया? 3900, और 3900 में से 300 घटाया 3600। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आ गया सी, 3600 अरब रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखें 27। गलत समीकरण बताइए, यानी गलत समीकरण कौन सा है इनमें से? विशुद्ध अपन को निकालना है, तो विशुद्ध निकालने के लिए ग्रोस में से आप मूल्यह्रास घटाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाजार मूल्य निकालना हो
तो साधन लागत में प्लस किया जाता है NIT, बिल्कुल सही बात है। मार्केट प्राइस कहीं भी निकालना हो तो फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस करते हैं NIT। खर्च योग्य आय निकालना हो तो उपभोग और बचत को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है साधन लागत निकालना हो तो बाजार मूल्य में से सब्सिडी को घटाते हैं। नहीं, अगर साधन लागत निकालनी हो तो बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष करों को तो घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं। तो बेटा ये यहाँ गलत उत्तर होगा, वो कौन सा होगा? डी उत्तर है, वो गलत होगा, यानी डी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, यदि विशुद्ध घरेलू उत्पाद 5000 करोड़ है और मूल्यह्रास 500 करोड़ है तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य क्या होगा? विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP। NDP बहुत आसान प्रश्न है, ये तो 5000 है। डेप्रीशिएशन कितना है? 500 है। पूछ क्या रहा है? GDP। और GDP क्या होता है? अगर NDP में डेप्रीशिएशन जोड़ेंगे तो क्या बनता है? GDP बनता है। तो कितना हो गया? 5500 करोड़ रुपए। 5500 करोड़ रुपए। उत्तर कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट बेटा ये अपने राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए अपने 18 क्वेश्चंस हैं वो अपन ने देखे, 28 क्वेश्चंस हैं वो अपन ने देखे हैं। बहुत अच्छे टॉपिक लिए हैं, इनका मैंने विश्लेषणात्मक पूरा हल है वो आपको करवाया है। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब बेटा जी अगला जो टॉपिक है, मैं पंचवर्षीय योजना है उसके क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, जो अगली क्लास में अपन करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।